आज के मुख्य समाचार। मास्क पहनना जारी रहेगा जब तक कोरोना वायरस का खात्मा नहीं। एक महिला बेटे के साथ मिलकर पति की बिल्डिंग की 7वीं से फेंका। 22 साल की दलित लड़की लापता, 2 महीने बाद शव बरामद। बैंक धोखाधड़ी मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने मास्क पहनने के नियम को समाप्त करने को लेकर कोई चर्चा नहीं की है और लोगों को तब तक मास्क पहनना जारी रखना चाहिए जब तक कि कोरोना वायरस का खात्मा नहीं हो जाता। नहीं हुई है कोई चर्चा, अजित पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। मास्क पहनने के नियम को खत्म करने पर कैबिनेट की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। हमें तब तक मास्क का उपयोग करना जारी रखना चाहिए जब तक कि कोविड-19 महामारी का खात्मा नहीं हो जाता। लोगों को किया जाएगा सूचित। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के नियम को खत्म करने का कोई निर्णय लिया जाता है तो इस बारे में लोगों को सूचित किया जाएगा। पवार ने यह टिप्पणी बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा अरावली, दादर और माहिम में किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद की। इस अवसर पर उनके साथ राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। राज्य में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 6,248 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,455 नए मामले सामने आए, जो कल की अपेक्षा करीब 700 कम है। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 78,35,088 हो गई। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में महामारी के कारण 63 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,43,355 पर पहुंच गई है। प्रदेश में 14,635 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 76,26,868 हो गई है। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर बैंक मैनेजर पति को बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस के अनुसार दोनों ही आरोपियों ने इस मामले को आत्महत्या का रंग देने का प्रयास भी किया। हालांकि पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद सख्ती से की गई पूछताछ के बाद दोनों टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं शुक्रवार शाम दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल ये मामला मुंबई के पश्चिम के वीरा देसाई रोड स्थित सिडबी क्वार्टर में हुई। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सुबह 4:54 के बीच हुई है। वहीं मृतक युवक की पहचान संतन कुमार शेषाद्री 54 के रूप में हुई है। इस दौरान वह स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पर तैनात था। हालांकि 7वें फ्लोर से गिरे शव को देख मॉर्निंग वॉक पर गए पड़ोसियों ने फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। फिलहाल मामले की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि घर में पति को मारने के बाद महिला और उसके बेटे ने इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पति को फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंका था। बता दें कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने संतन कुमार शेषाद्री की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी जयशीला शेषाद्री 52 और बेटे अरविंद 26 को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस अधिकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा सख्ती से की गई पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे मृतक के व्यवहार से परेशान आ चुके थे। चूंकि वह परिवार पर कोई ध्यान नहीं देता था, उन्हें घर खर्च नहीं देता था और अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपस में विवाद करता था। उस दौरान जांच में पता चला है कि मृतक अरविंद ने बीते 2 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाह रहा था, मगर संतन कुमार उसे पैसे नहीं दे रहे थे। इसको लेकर गुरुवार शाम को तीनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद ही मां और बेटे ने पति को मारने का प्लान बनाया। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुबह 4 बजे मां और बेटे ने संतन कुमार का सिर 4 तेज धारदार वार से मारा। इसके बाद उनके हाथ की नस को चाकू से काटा और मरने की पुष्टि होने के बाद उन्हें बालकनी से धकेल दिया। हालांकि बालकनी से फेंकने के बाद मां और बेटे ने घर में फैले खून को साफ किया और खून से सने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धो दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जैसे ही पुलिस टीम पहुंची, इसको देखकर पुलिस को शक हो गया कि यह आत्महत्या नहीं हत्या का केस है। इसके बाद मां और बेटे से अलग अलग पूछताछ हुई, जिसमें दोनों ही आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक 22 साल की दलित लड़की के लापता होने के 2 महीने बाद पुलिस ने राज्य के एक पूर्व मंत्री के बेटे के आश्रम के पास से उसका शव बरामद किया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ दरिंदगी का खुलासा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक दलों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए ये कुछ नया नहीं है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि उन्नाव में जो घटा वो उत्तर प्रदेश में नया नहीं है।
एक दलित लड़की की मां अपनी बेटी का पता लगाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती रही, अंत में उसको अपनी बेटी का शव मिला। प्रशासन ने उसकी एक नहीं सुनी। बीजेपी को इस मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय जवाब देना चाहिए कि प्रशासन क्यों उस मां को जनवरी से दौड़ाता रहा। किसने इस बिटिया की मां की गुहार नहीं सुनी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जी आप अपने भाषणों में कानून व्यवस्था की बात करना छोड़ दीजिए। आपके प्रशासन में महिलाओं को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। महिलाओं पर अत्याचार होने पर उनकी आवाज सुनी ही नहीं जाती। महिलाओं पर अत्याचार कर उनकी हत्या कर दी जाती है और आप झूठे दावों में व्यस्त रहते हैं। इस बीच दलित लड़की के शव का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। परिजन कई मांगों को लेकर घाट पर बैठे हैं। यहाँ कांग्रेस और बसपा के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, घाट पर सिटी मजिस्ट्रेट, एसीपी और 5 थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद है। पुलिस के मुताबिक लड़की के कथित अपहरण के मामले में सपा के पूर्व मंत्री दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोल सिंह को 24 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 25 जनवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने महिला की मां ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। महिला की मां ने पुलिस पर विशेष रूप से स्थानीय एसएचओ अखिलेश चंद्र पांड्या पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। मुंबई सीबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य अज्ञात पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि यह मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक संघ से कथित रूप से 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज किया गया। यह सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक जिस कार्य के लिए इस कंपनी ने 28 बैंकों से कर्ज लिया, उस कंपनी ने उसे निवेश या खर्च नहीं करके बल्कि दूसरे कंपनी के मार्फत उन पैसों को घुमाकर लोन वाली कंपनी को नुकसान में दिखा दिया और अपना फायदा उठाकर उन 28 बैंकों के साथ फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। सीबीआई को शक है कि इस लोन को निर्गत करने में बैंक के कई सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और प्राइवेट लोगों की भी संदिग्ध भूमिका है। फर्जीवाड़े को अंजाम देने के बाद कई लोकेशन पर काफी प्रॉपर्टी बनाने और खरीदने का आरोप भी उस कंपनी और उसके कई निदेशकों पर लगा है, जिसे सीबीआई की टीम इसे विस्तार से तफ्तीश करेगी। सीबीआई ने अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कथित रूप से आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग जैसे अपराधों के लिए मुकदमा दर्ज किया। सीबीआई के पीआई नई दिल्ली कमलेश चंद्र तिवारी को जांच करने के लिए आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन लोगों के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा किया गया है। बैंकों के संघ ने सबसे पहले 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। बैंकों के संघ ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की और 1.5 साल से अधिक समय तक जांच करने के बाद सीबीआई ने इस पर कार्रवाई की। अधिकारी ने कहा कि कंपनी को एसबीआई के साथ ही 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 2,468.51 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि वर्ष 2012-17 के बीच आरोपियों ने कथित रूप से मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें धन का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात शामिल है। सीबीआई द्वारा मुंबई, पुणे, भरूच, सूरत 13 लोकेशन पर छापेमारी की गई। इसमें कंपनी के निदेशकों, कई प्राइवेट पर्सन सहित दफ्तर में छापेमारी की गई, जो देर शाम तक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल फोन, बैंकिंग कंप्यूटर इत्यादि को जब्त किया गया। इसे अब विस्तार से सीबीआई की टीम द्वारा खंगाला जा रहा है। इस मामले में सीबीआई द्वारा जल्द ही कई आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में बुलाया जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।